नमस्कार प्यारे साथियों, गुरुजी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अर्थात सेल पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे साथियों, यह चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 5 की एक समरी है और इसमें मेरी कुछ अपनी इनपुट भी है और यह चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, पीएससी, यूपीएससी या रेलवे या फिर सीडीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक स्कूल के स्टूडेंट है, तो आप सभी के लिए बहुत जरूरी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। प्यारे छात्रों, आप लोग जब अपने चारों ओर देखते हैं तो आपको कुछ लिविंग और कुछ नॉन लिविंग चीज़ें दिखाई देती है। तो आपको जरूर आश्चर्य होता होगा कि ऐसा क्या है जिससे कोई चीज़ जिंदा हो जाती है और ऐसा क्या नहीं है जो जिंदा नहीं है। उनमें जो जिंदा नहीं है, जो निर्जीव है, उनमें क्या चीज़ का कमी है या किस चीज़ की कमी है। तो एक सिंपल सा आंसर है इसका, जो भी जिंदा है उनमें सेल है। सबसे मौलिक और बेसिक अंतर ये है, यानी कि जो जिंदा है उनमें सेल है। इसका मतलब सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है लाइफ का। ठीक है, अब हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है, हम लोग जो जीव है, जब मैं जीव कहूँगा तो उसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस सभी आ जाएंगे। हालांकि वायरस इसमें नहीं आएंगे, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कैटेगराइज किया था, इसके बारे में हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखें कि जो हम लोग ऑर्गेनिज्म हैं, हम लोग जो जीव हैं, वे कितने तरह के होते हैं। जीव दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर जीव ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है वैसे जीव जिनका शारीरिक संरचना सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से बनी हुई होती है, उन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और मल्टी सेल्युलर उन्हें कहते हैं जिनकी शारीरिक संरचना एक से ज़्यादा कोशिका से बनी हुई होती है। अब हम लोग बात करें अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, एक कोशिकीय जीव के बारे में, तो ये इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस इनका होता है। मतलब ये किसी और कोशिका पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये खुद से ही अपने खाने का इंतजाम करते हैं, खुद से ही खाते हैं और खुद से ही श्वसन करते हैं, खुद से ही पाचन करते हैं, खुद से ही बहिर्गमन करते हैं और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जो मैंने अभी कहा। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जो भी ऑर्गेनिज्म, अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म अगर क्रिएट हो जाए जो सेल से छोटा हो, यानी कि जो सेल पे डिपेंडेंट ना हो, तो वो सेल नहीं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहला सकता। इसीलिए वायरस को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं, क्योंकि वायरस में सेल नहीं होता है। वायरस सेल के एक पार्ट का पार्ट है, यानी कि वायरस में आरएनए होता है, तो वो तो हम लोग अलग से देखेंगे ही। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल है यानी कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, स्ट्रक्चरल है यानी कि शारीरिक संरचना के हिसाब से सबसे छोटी संरचना हमारे शरीर की सेल होती है, जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। और फंक्शनल है यानी कि सेल अकेले में सभी तरह के शारीरिक एक्टिविटीज को कर सकती है। अब हम लोग देखें कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था, क्योंकि सेल तो बहुत छोटी होती है, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो सबसे पहले लिविंग सेल को एंटोन वान लियोनहॉक ने देखा था। और सेल के भीतर में सेल के भीतर में न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये सब मैं आगे देने वाला हूं। अब ये कहा जाए, मैंने अभी कहा आप लोगों को कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था, तो एंटोन वान लियोनहॉक ने देखा था। लेकिन सबसे पहली बार
सेल को किसने देखा था? तो इसका सीधा सा जवाब होगा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार 1665 ईस्वी में सेल की खोज की थी, डिस्कवरी ऑफ सेल्स। ठीक है, और उन्होंने ही इसे सबसे पहले सेल कहा था। सेल का मतलब होता है लैटिन भाषा में लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है कॉर्क यानी कि लकड़ी में, हाँ, एक तरह का छाल होता है ये, हाँ, लकड़ी के, उसमें से इन्होंने सेल को पहली बार देखा। और उन्होंने देखा कि कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते के जैसे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल कहा। सेल का मतलब एक छोटा रूम होता है लैटिन भाषा में। तो ये एक एक टर्म्स जो मैं बताते जा रहा हूं आप लोग को ध्यान रखना है। सेल का मतलब क्या होता है? एक छोटा रूम, ए लिटिल रूम। और सेल किस लैंग्वेज से आया है? तो सेल जो है इंग्लिश से नहीं है, सेल है लैटिन भाषा का शब्द। इसका खोज किसने किया था? सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने देखा था, तो सबसे पहले लिविंग सेल को एंटोन वान लीवेनहॉक ने देखा था। और रॉबर्ट हुक ने इस पे एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम आप लोग को ध्यान रखना है, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है ये सबसे छोटी सेल होती है। अभी तक इंसान जितने भी सेल को जानता है, जान पाया, उसमें से सबसे छोटी सेल जो है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। मैंने आप लोगों को तो बता ही दिया है कि लीवेनहॉक ने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल्स को देखा था एक पॉन्ड में। ठीक है, और वो उन्होंने कब देखा था? 1674 ईस्वी में। आगे हम लोग अगर बढ़ें, सेल के भीतर में एक न्यूक्लियस होता है जिसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। इसके बाद पुरकिंजे ने 1839 में ये बताया कि सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब एक लिक्विड होता है, जीव द्रव्य हिंदी में जिसे कहते हैं। उसके बाद 1838-39 में श्लाइडेन और श्वान ने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी का मतलब है कि सभी प्राणी, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल थ्योरी है जिसे कि श्लाइडेन और स्वान ने 1838 और 39 में दिया था। इस सेल थ्योरी को ही एक्सपेंड किया गया था, हाँ, वर्चो के द्वारा 1855 में, जिन्होंने ये बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने ये कहा कि सभी सेल जो है पहले जो सेल है उनसे मिलकर के बने हुए होते हैं। आगे हम लोग अगर बढ़ें, सेल के शेप, साइज एंड नंबर के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, तो सेल कई तरह के साइज के होते हैं और कई तरह के शेप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये ह्यूमन का स्पर्म सेल है, ये एपिथेलियल सेल है, ये कार्टिलेज सेल है, ये लीवर का सेल है, ये फैट सेल है, ये नर्व सेल। सभी का शेप जो है अलग अलग है, इसी तरह से साइज भी अलग अलग हो जाता है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। ठीक है, इसकी साइज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से, 0.1 माइक्रोन डायमीटर। अब आप लोग बोलिएगा माइक्रोन क्या होता है? माइक्रोन जो है 1 मिलीमीटर को 1000 से भाग अगर आप लोग दे देंगे तो 1 माइक्रोन आएगा। सबसे लंबी सेल कौन सी होती है? तो सबसे लंबी सेल नर्व सेल होती है, हमारी नर्व सेल, जो कि लगभग 1 मीटर लंबी होती है। इसके बाद सबसे बड़ी सेल के बारे में भी आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये होती है ऑस्ट्रिच की एग, जो कि 170 से 135 मिलीमीटर होती है। Cells are measured in micrometers. A micrometer is 1000 of a millimeter. ये ध्यान रखना आप लोगों को। इसके बाद बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स द ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। मैंने पहले भी बता दिया था, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होती है और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होती है। तो जरा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पे एक बार फिर से चर्चा की जाए। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सभी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है ये।
इनमें एक ही सेल के भीतर में, एक ही कोशिका के भीतर में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सभी हो जाती है। नो डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे कि हमारे शरीर के भीतर में डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, डाइजेशन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, एक्सक्रीशन के लिए अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। तो इस तरह की डिवीजन ऑफ लेबर एक सेल के भीतर में नहीं देखने को मिलता, वो सेल अपने से खुद से ही सभी कामों को कर लेती है। यहाँ मैंने कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव का डायग्राम दे दिया है। ये बैक्टीरिया है, ये अमीबा है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका है, क्लेमाइडोमोनास है, यीस्ट है, पैरामीशियम है। इसके बाद अगर हम लोग मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जाएं तो इसमें फंगाई आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। ये मैंने एक जैसे ह्यूमन है, इंसान है, इसके भीतर में कितने तरह के सेल होते हैं उनको मैंने दे दिया है। ये नर्व सेल है, ये रेड ब्लड सेल इस तरह की होती है, इसके बाद फैट सेल्स इस तरह की होती है, और कई तरह के सेल्स हैं। अब देखा जाए तो ये है सेल, कई सारे सेल मिल करके एक टिश्यू बनाते हैं, और कई सारे टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन एक स्पेसिफिक काम को कर रहे होते हैं, और कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि पूरी तरह से एक काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जैसे कि जो हम लोग है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और एक बात, ऑल द सेल्स ऑफ ए मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। जितना भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से बनता है, वो है जाइगोट। यहां पर मैंने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बीच में फर्क यानी कि अंतर दे दिया है। तो मैं इसे पढ़ते जा रहा हूं, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते। द ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव, वैसे प्राणी जो एक सेल से बने हुए होते हैं उन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और वैसे प्राणी जो कई सारे सेल्स से बने हुए होते हैं उन्हें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, ए सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही कभी कई सारे एक्टिविटीज को करते हैं, यानी कि सभी एक्टिविटीज को सिंगल सेल के द्वारा ही किया जाता है। जबकि देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के भीतर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। हर एक अंग और हर एक अंग के हर एक कोशिकाएं अलग अलग तरह की स्पेसिफिक काम कर रही होती है। सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसमें क्या होता है, सेल्स जो है वो स्पेशलाइज हो जाती है एक विशेष तरह के काम को करने के लिए। लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज शॉर्ट। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव की लाइफ जो है वो बहुत छोटी होती है, जबकि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ बहुत बड़ी होती है। एग्जाम्पल क्या है, एमीबा है, पैरामीशियम है और बैक्टीरिया है, एक कोशिकीय सेल। जबकि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लाइफ स्पैन ऑफ सेल्स, सेल्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है, यानी कि कोई एक निश्चित सेल कितने दिन तक हमारे शरीर में रहती है। स्किन सेल्स जो है वो 19 दिनों तक रहती है, स्पर्म सेल्स 2 महीने तक, आई लैशेस 3 से 4 महीने, आरबीसी 4 महीने यानी कि 120 दिन, लीवर सेल्स 2 से 4 सालों तक, और बोन सेल्स जो है 15 से 25 साल तक रहती है। ये एकदम से आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जरूर से इसे ध्यान में रखिएगा और नोट बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल? तो सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो हर सेल में हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to these features। यानी कि सेल जो भी काम कर रहा होता है इन 3-4 चीजों के बगैर नहीं कर सकता है।
इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमें देखनी है। क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? हर एक सेल के बाहर में एक झिल्ली होती है, सबसे बाहर, ठीक है, जिसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चीजों को भीतर आने देती है और कुछ चीजों को भीतर आने नहीं देती है। इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, कुछ चीज़ों को भीतर आने देती है, कुछ चीज़ें बाहर जाती हैं, कुछ चीज़ों को आने से रोकती है। इसीलिए ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कही जाती है, यानी कि ये सेलेक्ट करती है कि किसे आने दें और किसे नहीं आने दें, किसे जाने दें और किसे नहीं जाने दें। ये हर चीज़ों को भीतर आने नहीं देती है और सभी चीज़ों को भीतर से बाहर जाने नहीं देती है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज लाइफ गिविंग सब्सटेंस एंड इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर में प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि जीव द्रव्य होता है, और जीव द्रव्य ही है जिससे कि लाइफ आती है एक कोशिका में। जीव द्रव्य के दो हिस्से हैं, एक है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और एक है न्यूक्लियस है केंद्रक। केंद्रक के भीतर फिर केंद्रक द्रव्य होगा। साइटोप्लाज्म में यानी कि कोशिका द्रव्य में कई सारे कोशिकांग होते हैं ना, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स एंड राइबोसोम्स में हम लोग फर्दर डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो कुछ चीज़ों को भीतर आने देती है और कुछ चीज़ों को भीतर नहीं आने देती है, और कुछ चीज़ों को बाहर जाने देती है, कुछ चीज़ों को बाहर नहीं जाने देती है। तो ये जो काम है सेल मेम्ब्रेन किसी चीज़ को या किसी वस्तु को भीतर आने देती है और भीतर से बाहर जाने देती है, इसको करने के लिए उसके पास एक एक्टिविटी है, एक मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म को डिफ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भीतर और बाहर आसानी से आ और जा सकते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। तो कैसे होती है ये डिफ्यूजन? तो सबसे पहले हम लोग डिफ्यूजन को समझ ले, फिर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बाहर और भीतर से ट्रांसपोर्ट करती है वो हम लोग देखेंगे। डिफ्यूजन क्या है पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं इसे रीड करूँगा। जब भी हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं घर में अपनी, तो अगरबत्ती जलने के बाद में उससे जो धुआं निकलता है वो पूरे रूम में फैल जाता है। या फिर हम लोग परफ्यूम मारते हैं तो हमारे परफ्यूम जो है बॉडी में हम लोग मार रहे हैं, लेकिन आसपास में 4 फुट 5 फुट आसपास में हमारे कोई रहता है तो उसे परफ्यूम की स्मेल चली जाती है। तो कैसे जाती है? तो पदार्थों में बेसिकली लिक्विड और गैस में ये टेंडेंसी होती है कि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाती है। मतलब जहाँ पर उसका घनत्व ज़्यादा है वहाँ से कम घने जगह की ओर वो अपने आप ट्रांसफर होते जाती है। इस प्रक्रिया को ही डिफ्यूजन कहते हैं, हिंदी में विसरण। मैं इसे एक बार पढ़ देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन का तरफ सब्सटेंस को जाने की प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ चूंकि हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग वाटर कॉन्सेंट्रेशन पे को लेकर के ध्यान में पढ़ रहे हैं, जबकि ये वाटर और गैस दोनों में हो सकती है। तो गैस में और लिक्विड्स में ये टेंडेंसी होती है कि वो जितनी भी उसकी सघनता है उसको बराबर करना चाहती है। जहाँ पर ज़्यादा घना है वहाँ से कम घने की ओर जा करके सघनता को बराबर कर रही होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर transport of CO2 and O2 across the membrane. Gases like CO2 and O2 moves across the membrane through diffusion. ठीक है, O2 और CO2 जो है डिफ्यूजन के थ्रू पूरे कोशिका में फैल जाती है। जब कोशिका श्वसन कर लेती है उसके बाद में जो CO2 को प्रोड्यूस होती है वो बाहर निकल जाती है, और बाहर में जो O2 होती है वो भीतर की ओर आ जाती है। इसका मैंने एक डायग्राम दिया है, बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर ये है ब्लड कैपिलरीज यानी कि रक्त की केशिकाएं। इसमें
खून पार पार हो रही है, खून जा रही है, और खून जो है लंग्स से हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर के आ रही है। तो इस खून में ऑक्सीजन है, रेड ब्लड सेल्स में बेसिकली बोला जाए तो, और यहाँ पर सेल्स है। ये पूरा का पूरा एक सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है इसे टिश्यू कहते हैं। इन सेल्स में रेस्पिरेशन होने के बाद में CO2 जो है ज़्यादा बन रहा है, और CO2 जो है ज़्यादा है यहाँ पर, और O2 की कमी है, और ब्लड में O2 ज़्यादा है और CO2 कम है। तो CO2 का यहाँ सघनता ज़्यादा होने के चलते यहाँ से CO2 इधर जाएगी, और O2 की सघनता यहाँ ज़्यादा होने के चलते ज़्यादा से कम की ओर ऑटोमेटिकली जाएगी। तो ये है डिफ्यूज़न की प्रोसेस। हम लोग अगर आगे बढ़ें के बारे में और देखें तो एक और डायग्राम मैंने दे दिया है हमारे लंग्स के भीतर में जो होती है। लंग्स में क्या होती है, ये रक्त केशिका है, यानी कि ब्लड कैपिलरी। इसमें सेल्स से होते हुए वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स आ रही है, हर कोशिका से होते हुए आ रही है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए आ रही है। तो इस इधर से जो सेल्स आ रही है उसमें CO2 ज़्यादा है, और हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है। तो CO2 ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर भागेगी, जाएगी, और ऑक्सीजन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर, यानी कि RBC रेड ब्लड सेल्स में जाएगी। इस तरह से जो है हम लोग जो सांस लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अपने खून में विसरण के थ्रू लेकर के जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक इंफोग्राफिक्स दे दिया है। ये है सोल्यूट, यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है किसी सब्सटेंस का और इधर कम कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसके सब्सटेंस, यानी कि अगर ये लिक्विड या फिर गैस है तो ऑटोमेटिकली और अपने आप हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने लग जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस। ये विसरण की जो प्रक्रिया है कभी कभी एक 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 झिल्ली के थ्रू भी हो सकती है। झिल्ली के इधर तरफ में हायर कॉन्सेंट्रेशन, एक तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन और एक तरफ कम कॉन्सेंट्रेशन हो तो मटेरियल अपने आप कम कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर चली जाएगी, पानी चली जाएगी, सॉरी। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये है, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। इसमें क्या होती है, वाटर का मूवमेंट होता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि अब अगर हम लोग इसमें देखें, यहाँ पर इस बर्तन में एक झिल्ली है, इस झिल्ली के आर पर जो हमारे सब्सटेंस है, ये जो पदार्थ है, ये इसके एक भी कण आ और जा नहीं सकते हैं, लेकिन पानी आ और जा सकती है। यहाँ पर कोई पदार्थ बहुत ज़्यादा है, वो पदार्थ बहुत ज़्यादा, और यहाँ वो पदार्थ कम है। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पदार्थ ज़्यादा है और यहाँ वो पदार्थ कम है, लेकिन पानी की घनत्व यहाँ पर ज़्यादा है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और पानी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर होगा क्या, पानी यहाँ चूंकि इस झिल्ली के चलते ये पदार्थ इधर से इधर और इधर से इधर नहीं हो सकती है, तो क्या होगी, पानी जो है इधर से इधर ऑटोमेटिकली अपने आप चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पानी कम है कंपैरेटिवली। तो पानी जो है अपने आप एक झिल्ली के सहारे कम कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर चली जाएगी। इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, जैसा कि ये मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली है, ये वाला झिल्ली जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसमें सभी पदार्थ आ और जा नहीं सक रहे, लेकिन पानी आ और जा सक रहे पा रहे हैं। तो और एक फैक्ट इसमें यह है कि ऑस्मोसिस में एक जरा भी बाहर से एनर्जी देने का जरूरत नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देखा जाए तो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस कितने तरह की होती है साथियों? ऑस्मोसिस दो तरह की है, एक है इंडोस्मोसिस और एक है एक्सोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर, जो कि पिछला वाला हम लोग देखें, पानी जो है बाहर से भीतर की ओर आ रही है। और एक्सोस्मोटिक में क्या होता है, ऑस्मोटिक विथड्रॉवल ऑफ वाटर, पानी जो है भीतर से बाहर की ओर जा रही होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, 3 तरह के ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होते हैं।
पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरी है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरी है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है आप ये पूछिएगा, तो इसमें क्या होता है कि किसी सेल है, कोई कोशिका है, उसके बाहर में, कोशिका के बाहर में हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कोशिका के भीतर में पानी की कमी है और बाहर में पानी ज्यादा है। तो अभी हम लोग जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को देखे उसमें क्या होता है, जब भी पानी कम होता है भीतर की तरफ तो पानी बाहर से भीतर की ओर अपने आप आ जाती है, जो कि पिछले डायग्राम में हम लोग देखे थे। इसमें इधर तरफ पानी की कमी थी तो पानी इधर से इधर की ओर मूव करने लग गई। तो हाइपोटोनिक में यही होता है, सेल में पानी की कमी होती है और सेल के सराउंडिंग में यानी कि बाहर में सराउंडिंग द सेल हैज ए हायर, if the medium of surrounding cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, यानी कि बाहर का जो सॉल्यूशन है वो बहुत पतला है और सेल के भीतर का सॉल्यूशन जो है वो बहुत गाढ़ा होगा, तो सेल विल गेन वाटर। तो सीधा सा बात है, सेल के भीतर पानी की कमी है, सेल के भीतर में जो पदार्थ है वो बहुत गाढ़ा अवस्था में है, तो सेल पानी खींच लेगी। तो और सेल पानी खींचने के कारण क्या हो जाएगी, तो सेल फूल जाएगी। तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें कि सेल जो है बाहर से पानी एब्जॉर्ब कर रही होती है। दूसरा तरह का सॉल्यूशन हमारा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, मोर और हाइयर। इफ द मीडियम हैज ए लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, अगर सेल के बाहर में जो मीडियम है यानी कि जो पानी है उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है देन द सेल, meaning that it is a very concentrated solution. The cell will lose water, अगर सेल के बाहर में जो मीडियम है, जो माध्यम है, उसमें पानी की कमी है और सेल में पानी ज़्यादा है तो सेल पानी छोड़ देगा। छोड़ देने के चलते क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। इसमें जिसमें सेल श्रिंक करता है, बाहर में ज़्यादा मतलब कि घना होता है मीडियम और पानी की कमी होती है तो सेल श्रिंक कर रही है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा है सेल में जितना पानी का मात्रा होगा बाहर भी पानी की मात्रा उतनी ही होगी। तो इसमें सेल जो है ना तो पानी खींचेगी और ना ही पानी देगी, यानी कि अगर सेल से होकर मूवमेंट भी होता है तो सेल में कोई भी गेन या लॉस नहीं होगा। पानी इधर से उधर आर पार जा सकता है लेकिन गेन या नेट जो है कोई लॉस और गेन नहीं होगा। यहाँ मैंने तीनों तरह के सॉल्यूशन के बारे में दे दिया है रेड ब्लड सेल्स के एग्जांपल देकर के। आइसोटोनिक में नॉर्मल सेल है और बाद में भी नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल बाहर से पानी को खींच लेगा क्योंकि सेल गाढ़ा है और बाहर पानी ज्यादा है, भीतर पानी कम है। और हाइपरटोनिक में क्या होगा, बाहर में गाढ़ापन ज्यादा है, बाहर में गाढ़ापन ज्यादा है तो सेल जो है पानी छोड़ देगा और सेल में पानी ज्यादा है। तो तीनों का डिफरेंस क्या समझ में आया कि आइसोटोनिक में बाहर में और भीतर में, सेल के बाहर और सेल के भीतर है, पानी की मात्रा बराबर है। हाइपोटोनिक में क्या है, सेल के भीतर पानी की मात्रा कम थी और सेल के बाहर पानी की मात्रा ज्यादा थी, इसीलिए सेल के भीतर पानी की मात्रा कम होने के चलते सेल बाहर से पानी को भीतर की ओर खींच ली। और ये हाइपोटोनिक है। और हाइपरटोनिक में क्या था, सेल के भीतर पानी ज्यादा थी और बाहर में पानी कम थी, इसलिए सेल से पानी छूट गया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे हम लोग 2 लेक्चर में सेल को पूरी तरह से खत्म करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे।